नमस्कार दोस्तों, क्या राहुल गांधी के तीखे तेवर मोदी 3.0 की मुश्किलें बढ़ा सकती हैं? कांग्रेस ने जब से इन लोकसभा चुनावों में 99 सीटें जीती हैं, तब से विपक्ष जोश में है। बयानबाजियां अभी से तेज हो गई हैं। राहुल गांधी प्रतिपक्ष के नेता के तौर पे मोदी 3.0 को हर मुद्दे पे चुनौती दे रहे हैं और साथ ही वो बीजेपी की उस जमीन पर चोट कर रहे हैं जिस पे इनकी इमारत खड़ी है। वो है हिंदू और हिंदुत्व का मुद्दा। मोदी और बीजेपी ही हिंदू नहीं है, ये बयान प्रतिपक्ष के नेता का काफी वायरल हुआ था। और जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत, असत्य सत्य असत्य। आप हिंदू हो ही नहीं। ये विषय बहुत गंभीर है। पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना ये गंभीर विषय है। बीजेपी को आपको नहीं 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 नहीं, नरेंद्र मोदी जी पूरा हिंदू समाज नहीं है, बीजेपी पूरा हिंदू समाज नहीं है, आरएसएस पूरा हिंदू समाज नहीं है। इससे यह बात तो तय है कि इस बार मोदी के सामने चुनौतियां कम नहीं होंगी। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में कि इस बार मोदी 3.0 के सामने क्या क्या चुनौतियां हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये घोषणा कर चुके हैं कि तीसरे कार्यकाल में वो भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने की कोशिश करेंगे। अब इसके लिए अर्थव्यवस्था को लगभग 8% की दर से लगातार आगे बढ़ते रहने की आवश्यकता होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार तीसरी बार इस शीर्ष पद की शपथ लेकर एक इतिहास रच दिया है, लेकिन अब यहीं से उनकी अगली परीक्षा शुरू हो गई है। नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू जैसे सहयोगियों को 5 साल साथ लेकर चलना उनके लिए आसान नहीं रहने वाला है और यह अभी से तय माना जा रहा है कि सहयोगी दलों की बेतरतीब मांगें उनके सामने रोड़ा अटका सकती हैं। पिछली बार जब सरकार ने अकेले दम पर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी, तब पहले ही संसद सत्र में 3 तलाक की समाप्ति और अनुच्छेद 370 के विवादित प्रावधानों की समाप्ति करने जैसे ऐतिहासिक निर्णय ले लिए गए थे। लेकिन क्या इस बार भी नरेंद्र मोदी इतने बड़े फैसले लेने का जोखिम उठा सकेंगे? पूरे देश की निगाहें इसी पर ही टिकी हैं। अब मोदी सरकार का यह मानना था कि इस बार 400 पार होगा और विपक्ष और ज्यादा कमजोर हो जाएगा। पूरा देश कह रहा है अब की बार, खड़गे जी भी कह रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो इसे यह पता चलता है कि किसी का कुछ भी सोचा हुआ आपका फ्यूचर डिसाइड नहीं कर सकता। कुछ भी हो सकता है, बट मैं कभी कभी ये सोचता हूं कि कितना अच्छा होता अगर हमें ये पहले से ही पता चल जाता कि कौन सी चीज कब और कैसे होगी। जैसे आप जिस रिलेशनशिप में हो वो सही है या नहीं आपके लिए, फ्यूचर में क्या होगा, शादी कब होगी, किससे होगी, लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज। अब इन सब के बारे में सोच के परेशान होने से अच्छा है कि किसी एक्सपर्ट से बात करो जिससे नॉलेज मिले। जैसे मुझे ये एप्लीकेशन मिली एस्ट्रोटॉक, और मेरी लाइफ में कुछ पर्सनल इश्यूज चल रहे थे तो मैंने इस एप्लीकेशन को यूज करने का सोचा और यहां मेरी बात हुई एस्ट्रोलॉजर सीमा जी से। उन्होंने सिर्फ मेरी डेट ऑफ बर्थ एंड टाइम पूछा और उसके बाद उन्होंने एग्जैक्टली मेरी लाइफ में क्या प्रॉब्लम चल रही है वो बता दी, जबकि मैंने कुछ पूछना स्टार्ट भी नहीं किया था। ऑनेस्टली बता रहा हूं कि मुझे 0 एक्सपेक्टेशंस थी। मैं बस ये देखना चाह रहा था कि कुछ हेल्प मिल जाए शायद, लेकिन उसी वक्त मुझे उन पर ट्रस्ट हो गया। तब मैंने उनसे सभी इश्यूज डिस्कस किए एंड उन्होंने भी डिटेल में बताया कि कब क्या और कैसे करना चाहिए। मुझे अपनी समस्या का समाधान मिल गया, लेकिन सबकी समस्याएं अलग अलग होती हैं। जैसे किसी की शादी की, किसी के पैसों की, किसी के रिश्तों की। ऐसे में आप एक एस्ट्रोलॉजर से बात करके देखो, आपको भी शायद हेल्प मिल जाएगी। और लूज करने को क्या है भाई, फर्स्ट चैट भी फ्री है, विन विन ही है हमारे लिए। एक काम करता हूं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे देता हूं, आप वहां से डाउनलोड कर लो और चाहो तो इसे यूज करके देख लो। पर सबसे पहली चुनौती तो मोदी जी को अपने ही घर के बड़े बुजुर्गों से मिलने वाली है। पहली चुनौती, भाजपा आरएसएस की आंतरिक राजनीति से तालमेल। 2024 के लोकसभा चुनावों में भाजपा आरएसएस के बीच के तनावपूर्ण रिश्ते लगातार मीडिया की सुर्खियों में बने रहे। लगातार ये कहा जाता रहा कि आरएसएस इस पूरे चुनाव में पूरी तरह से शांत रहा है,
उसने सक्रिय रूप से भाजपा का साथ नहीं दिया है और संभवतः इसी के कारण लोकसभा चुनावों में भाजपा को अपेक्षित सफलता नहीं मिल पाई। अब जबकि सरकार अपने दम पर नहीं है तो बीजेपी को आरएसएस से रिश्ते बेहतर करना बहुत ही ज्यादा आवश्यक हो जाएगा। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटका के कई भाजपा प्रत्याशी नेताओं ने पार्टी संगठन को खुलकर यह बात कही है कि चुनावों में पार्टी के कुछ नेताओं ने उनका सहयोग ही नहीं किया, उल्टे कई जगहों पर उन्हें भीतरघात का सामना करना पड़ा। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा का कार्यकाल 30 जून को समाप्त हो गया है। वो केंद्रीय मंत्री भी बनाए जा चुके हैं। ऐसे में भाजपा को नए अध्यक्ष की तलाश है। चूंकि मोदी सरकार भाजपा के संगठन के जरिए ही अपनी योजनाओं को निचले स्तर तक पहुंचाने का काम करती रही है, सरकार को ऐसे संगठन से तालमेल बिठा पाना और ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगा। अब मोदी 3.0 की दूसरी सबसे बड़ी चुनौती, उत्तर प्रदेश सरकार और राजपूतों को साधना। देखिए, भाजपा का शीर्ष नेतृत्व लगातार इस बात से परेशान है कि इस बार के लोकसभा चुनावों में उत्तर प्रदेश में उनकी सीटें कम क्यों आई। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात के बाद भाजपा के तीसरे सबसे मजबूत गढ़ के रूप में उभरा था, लेकिन कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के गठबंधन ने उनका खेल बिगाड़ कर रख दिया। राम मंदिर वाली फैजाबाद लोकसभा सीट पर भाजपा की हार पार्टी अब तक पचा नहीं पा रही है। इसके लिए कहीं यूपी सरकार की भाजपा संगठन में तालमेल में कमी को जिम्मेदार बताया गया है, तो कहीं राजपूत समुदाय की भाजपा से नाराजगी को सबसे बड़ी वजह बताया गया है। यूपी के महत्व को देखते हुए सरकार इसको नजरअंदाज नहीं कर सकती। इसलिए नई सरकार के लिए यूपी सरकार और संगठन में आपसी तालमेल बेहतर करना सबसे बड़ी चुनौती साबित होने वाला है। अब मोदी सरकार के सामने तीसरी सबसे बड़ी चुनौती है आर्थिक चुनौतियां। मोदी घोषणा कर चुके हैं कि तीसरे कार्यकाल में वो देश को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने की कोशिश करेंगे। इंडिया विल बी द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी सून। इसके लिए अर्थव्यवस्था को लगभग 8% की दर से लगातार आगे बढ़ते रहने की आवश्यकता होगी। इसके लिए सरकार एक बार फिर मूलभूत ढांचे में भारी निवेश का अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने का अपना पुराना फॉर्मूला अपनाएगी। इससे ज्यादा संख्या में रोजगार सृजन करने के साथ साथ 50 मूल उद्योगों को गति देने में भी मदद मिलेगी। सरकार इसकी शुरुआत भारी संख्या में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत घरों के निर्माण से कर सकती है। ये ग्रामीण क्षेत्रों के साथ साथ शहरी इलाकों में भी रोजगार पैदा करने में सहायक होगा। लोगों के हाथों में पैसा पहुंचेगा तो घरेलू वस्तुओं की खपत को बढ़ाने में मदद भी मिलेगी। अब मोदी सरकार की चौथी सबसे बड़ी चुनौती, वन नेशन वन इलेक्शन और CAA जैसे बड़े फैसलों का दाव। एक देश एक चुनाव और पूरे देश में समान नागरिक संहिता लागू करने को भी मोदी सरकार ने अपनी प्राथमिकता बताई थी। चुनावों के दौरान भी मोदी शाह लगातार इस बात को उठाते रहे थे। चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार की बैसाखियों पर टिकी इस सरकार में वो अपने इन इरादों को पूरा करने में कितना सफल हो पाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। हालांकि राजनीतिक विशेषज्ञों का ये मानना है कि नीतीश नायडू ने जिस तरह सरकार को साथ देने का भरोसा दिया है, इस बात की संभावना कम ही है कि वो सरकार की राह में रोड़ा बनने की कोशिश करेंगे। लेकिन घरेलू राजनीति और अगले साल ही बिहार में होने वाले विधानसभा चुनावों के दबाव में ये फैसले तब तक के लिए टाले अवश्य जा सकते हैं। अब मोदी सरकार की पांचवी सबसे बड़ी चुनौती, लोकसभा में प्रदर्शन का राज्यों के चुनावों पर असर। देखिए, प्रधानमंत्री हर चुनाव बेहद मजबूती के साथ लड़ने के लिए जाने जाते हैं। इस साल के सितंबर-अक्टूबर माह में हरियाणा और महाराष्ट्र विधानसभाओं के चुनाव होने वाले हैं। झारखंड में भी नवंबर-दिसंबर माह में चुनाव होने हैं। सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों को ध्यान में रखते हुए जम्मू कश्मीर में भी सितंबर माह के करीब चुनाव करवाए जा सकते हैं। अगले वर्ष की शुरुआत में ही दिल्ली विधानसभा में भी चुनाव होने हैं। दिल्ली को छोड़कर इनमें से ज्यादातर राज्यों में पिछले लोकसभा चुनावों की तुलना में इस बार एनडीए भाजपा का प्रदर्शन खराब रहा है। विधानसभाओं के चुनाव प्रमुख तौर पर राज्यों के स्थानीय मुद्दों पर होते हैं और इसे राष्ट्रीय राजनीति का असली प्रतिबिंब नहीं माना जाता।
लेकिन इसके बाद भी यदि भाजपा एनडीए विधानसभा चुनावों में इन राज्यों में बेहतर प्रदर्शन करती है तो इसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मजबूत होती छवि से जोड़कर देखा जाएगा। लेकिन यदि भाजपा का प्रदर्शन खराब रहता है तो विपक्ष इसे मोदी की छवि से जोड़कर दिखाने की कोशिश करेगा। इस तरह इन चुनावों में जीत हासिल करना प्रधानमंत्री के लिए एक चुनौती साबित होने वाला है। अब मोदी सरकार की आखिरी लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चुनौती अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का दबाव। देखिए, चीन से भारत के रिश्ते लगातार दबाव में हैं। चीन लगातार अरुणाचल सिक्किम में आक्रामक रुख अपनाए हुए है। पाकिस्तान, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश से उसकी लगातार नजदीकी बढ़ रही है। ये नजदीकी भारत के व्यापार और सुरक्षा को प्रभावित करने वाली है। यही कारण है कि चीन की बढ़ती दखल भारत के लिए परेशानी का सबब बनी हुई है। अमेरिका चीन के बीच बढ़ती तल्खी में भारत के लिए अपनी भूमिका का सही चयन करना भी बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। मोदी 3.0 में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की सही रणनीतिक पोजीशन लेना भी सरकार के लिए एक चुनौती भरा काम साबित हो सकता है। खैर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाग्य में यही रहा है कि वो चुनौतियों का रायता समेटते रहे हैं। एक बार फिर उनके और भारतीय जनता पार्टी के सामने चुनौतियां मुंह बाए खड़ी हैं। एक तरफ सरकार बचाए रखने की कवायद है और दूसरी तरफ बीजेपी को फिर से जनता के बीच स्वीकार कराने का यत्न करना है। चीजें हाथ से फिसलती नजर आ रही हैं। उन्हें समेटना आसान नहीं होगा। सुशासन अलग किस्म का चैलेंज है और जनता के बीच से चुनकर आना अलग किस्म की चुनौती है। कई बार सुशासन के बावजूद भी जनता स्वीकार नहीं करती। अब देखना यह होगा कि बीजेपी इन 5 सालों के बाद क्या करेगी। मोदी के बाद चेहरा कौन होगा और क्या नरेंद्र मोदी भारत को सबसे बड़ी इकोनॉमी बनाने का अपना सपना पूरा कर पाएंगे। और देखना यह भी होगा कि भारत की आंतरिक सुरक्षा और मजबूती के लिए और कौन से बड़े फैसले रात 8 बजे लाइव आके लिए जाएंगे। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। इस वीडियो को लोगों के साथ शेयर भी करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक करेगा। और आप कमेंट सेक्शन में यह भी बताइएगा कि ऐसे और कौन से टॉपिक्स आप हमसे सुनना चाहते हैं। मिलते अगली वीडियो में। जय हिंद।